प्रज्ञा प्रवाह परिवार में संध्या जी का स्वागत है। संध्या शब्द संधि से बना हुआ है और संधि का अभिप्राय होता है मिलन। हमारे बीच जो संध्या जी बैठी हुई हैं, यह प्रतिभा की और परिश्रम की संधि है, सफलता और संघर्ष की संधि है, लगन और प्रतिभा की संधि है, लगन और परिश्रम की संधि है। तो इस रूप में संध्या ने अपने आप को निश्चित रूप से सफलता के साथ जोड़ा है और संध्या को जब से मैं जान रहा हूं तब से मैं निरंतर इसके बारे में कह सकता हूं कि इन्होंने अपने आप को हमेशा परिमार्जित करने की कोशिश की है। केदारनाथ अग्रवाल की कविता है जिसमें वो कहते हैं, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपता देखा, लोहे जैसे ढलता देखा, लोहे जैसे गलता देखा, गोली जैसे चलता देखा। इस प्रकार से बहुत बड़ा ये उपमा दी जा रही है। नहीं, और यह उपमा एक आदर्श के रूप में है। महात्मा गांधी हमेशा कहा करते थे कि जो हमारा आदर्श होता है वह हमारी पकड़ में नहीं होता है, ठीक है। तो इस रूप में, लेकिन वह एक पहुंच में होता है, हमको लगता है कि नहीं वहां तक हम पहुंच सकते हैं, तो इस रूप में है। और यह वस्तुतः मानव का अभिप्राय ही होता है कि हमने अस्तित्ववाद में सार्थ को पढ़ा है, इसमें वो कहता है कि मानव ऐसी खोल है जो निरंतर अपने आप को भरता रहता है और जिस दिन उसने भरना बंद कर दिया वह फिर वो जड़ हो जाता है। पत्थर है, पत्थर ही रहेगा, ठीक है। हम जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कैमरा ही रहेगा, लेकिन मनुष्य ऐसी फिल्म है जो निरंतर अपने आप में नए नए चित्र, नए नए आयाम डालता रहेगा। तो इसको डालते भी रहना चाहिए। और ये जो भी हमारे साहित्य होते हैं वो मनुष्य के या समाज के दर्पण होते हैं और इस रूप में आपका वह जो व्यक्तित्व इसमें उभर रहा है। तो हम अधिक विस्तार न देते हुए सीधे हमारा उद्देश्य यह है कि जो हमारे प्रतियोगी बंधु हैं, बांधवी हैं, वहां तक आपकी बात पहुंचे और वो आपकी रणनीतियों से लाभान्वित हों। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पहले के भी वीडियोज में था कि संध्या ने डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। उसके बाद फिर ये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुई हैं। तो इन दोनों सफलताओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब ये जो आपकी यात्रा है इसमें किस प्रकार से क्या करना चाहिए कि कोई भी पीसीएस का व्यक्ति जो देख रहा है वह संध्या जैसे डिप्टी कलेक्टर बने और फिर भविष्य में आपको मैं कहूँगा कि नहीं आईआरएस नहीं, अभी आपने आईआरएस के बाद भी आईएएस की मुख्य परीक्षा दी हुई है और निश्चित रूप से अपेक्षा है और जो जिस प्रकार से आपने प्रदर्शन किया है वो आईएएस के रूप में भी परिणित होने जा रहा है, उसके लिए शुभकामनाएं भी हैं। तो क्या करना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए किस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए, क्या क्या रणनीतियां होनी चाहिए पुस्तकों के संदर्भ में और फिर पढ़ने के संदर्भ, विशेष रूप से पढ़ने के संदर्भ में? पुस्तकों तो लगभग सबको पता रहती है, फिर भी संक्षेप में बता दीजिए। सर पहले भी एक बार बच्चों से इंटरेक्शन हुआ था जी। तो उसमें कुछ पॉइंट बताए गए थे कि इन स्ट्रेटजी को लेके आपको एक तैयारी करनी चाहिए। और जब हम पीसीएस प्री की बात करते हैं तो परीक्षा अपने आप में बहुत स्पेसिफिक है, सवाल बहुत स्पेसिफिक है, अन्य परीक्षाओं से काफी डिफरेंट पूछा जाता है। हालांकि देखा जाए तो पढ़ने की सामग्री जो है वो वस्तुतः वही है जो यूपीएससी की पढ़ाई की है या किसी और सब्जेक्ट में आप पढ़ लेते हैं, जीएस लगभग सेम है। लेकिन जब प्रश्न की बात करते हैं तो कहीं न कहीं पीसीएस बहुत ही स्पेसिफिक है और बिना लगे बिना उसको उस पैटर्न के हिसाब से पढ़े, अगर हम ये आशा करते हैं कि पीसीएस का अगर हम प्री निकालें तो ये मुश्किल काम है। अपने आप में कट ऑफ अच्छी खासी जाती है। जी। तो इसका सर यही तरीका है कि हमें सोर्सेस पता होने चाहिए। पीसीएस के लिए क्या है कि जो किताबें हैं कुछ जो पीसीएस प्री में सहायता करती हैं वो कुछ स्पेसिफिक किताबें हैं। जैसे कि अगर हम सर भूगोल की बात करते हैं तो इसके लिए मेरे हिसाब से सर परीक्षा वाणी बहुत ही बेहतर किताब है। निश्चित रूप से, जैसा इसका नाम है वो परीक्षा की वाणी है, परीक्षा की आवाज इसमें गूंजती रहती है। जब हम सर सोर्सेस का क्या है कि मिल तो चीजें कई जगह से जाएंगी, लेकिन क्योंकि वास्ट सिलेबस है तो हमें कुछ ऐसा सामग्री चाहिए ना कि जहाँ पे हम थोड़ा सा सारी चीजों का एक निचोड़ मिले या कि इस सामग्री को उठाएं तो हमारा 90% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। तो ये हमें भूगोल के केस में हम परीक्षावाड़ी को सहारा बना सकते हैं। उसमें भी सर लास्ट के जो चैप्टर रहते हैं प्री की अगर दृष्टि से हम बात करें तो क्योंकि उसमें मैपिंग वाले काम रहते हैं, सारे जो कॉन्टिनेंट है हमारे उनमें सारे देश हैं, उनकी जो भी मुख्य बातें हैं जो एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही डिटेल में समझाई गई है। हाँ, दूसरा ये भी रहता है कि उसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन्हें भी जाने करके इन्हें भी जाने करके कई बार सवाल वहाँ से आ जाते हैं। सीधे स्टार्स बना देते हैं कि विविध परीक्षा में पूछे गए, बस तो वो एक ही तथ्य को तीन ग्रुपों में प्रस्तुत किया जाता है और फिर बैठ जाता है। और क्योंकि वहाँ पे एग्जाम
एग्जाम का ईयर भी लिखा हुआ है, तो ये बहुत सहूलियत हो जाती है कि हम ये समझ पाते हैं कि हम जो इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए कितना रेलेवेंट है या नहीं है। ये परीक्षावाड़ी का फायदा होता है। इसके अलावा सर भूगोल के लिए मैपिंग वर्क काफी, हालांकि उसमें मैप बने हुए हैं बट वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो कई बार आप एटलस का यूज कीजिए या किसी और मैप की किताब का यूज कीजिए, वहां से आप मतलब कहीं ना कहीं सिंक करके पढ़िए उसको। ठीक है। ये चीजें मेरे हिसाब से बहुत जरूरी हैं। और सर इतिहास की बात करें तो इतिहास सर मैंने फॉलो किया था एसके पांडे सर की किताब, उनकी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री की बहुत अच्छी है, और पीसीएस में इनका प्री में काफी ज्यादा वेटेज रहता है, खासकर मिडिवल हिस्ट्री का ठीक ठाक वेटेज रहता है। तो ये 2 किताबें बहुत होलिस्टिक तरीके से आपको पढ़ाई करवा देती हैं। इवन जो बच्चे ये पीसीएस के साथ यूपीएससी देना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये 2 किताबें आगे के लिए हमेशा काम देंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये किताबें हो गई सर। आधुनिक भारत का जो पोर्शन है पूछने में पीसीएस में वो कम रहता है थोड़ा सा, और अगर कई बार कुछ कोटेशन पूछता है कि ये जो कोटेशन है ये किन्होंने कहा था, तो वो बहुत अलग तरीके का होता है, वो इसके लिए किसी स्पेसिफिक सोर्स या किताब को हम फॉलो नहीं करते, कहीं नहीं मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा, सामान्यतः वो कहीं नहीं मिलता है, मतलब हम जैसे सामान्य छात्रों के लिए तो कहीं नहीं मिलता है। तो उसके लिए सर है कि कोई भी सामान्य किताब एक आधुनिक इतिहास की आप लीजिए और उसको आप एक बार पूरा जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कितनी घटनाएं हुई हैं, उनका क्रोनोलॉजी क्या हुई है, जितने युद्ध हुए हैं जो भी, वो सारा आप एक किसी भी ढंग की किताब से कर लीजिए सर। इसके अलावा इतिहास भूगोल के अलावा सर जैसे संविधान हो गया आपका, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके सवाल बहुत प्रेडिक्टेड रहते हैं, बहुत एकदम पैटर्न पे आते रहते हैं, और यहाँ जो गलत किया फिर वो बाहर हुआ मतलब एक तो 3 सवाल आपके रोजाना मतलब हर साल आएंगे, जिसमें आपका एक अनुसूची पूछता है, फिर अनुच्छेद मिलाने के पूछता है, और उसके बाद भाग पूछता है। ये बहुत सिंपल सवाल है, मतलब अपने हिसाब से कक्षा 5 का विद्यार्थी भी इसको रट सकता है। हाँ, एकदम कक्षा 5 का विद्यार्थी भी रट के आराम से ये 3 क्वेश्चन तो आप मतलब श्योर कर ही सकते हो। तो इसके अलावा सर अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल में भी जाके पूछने लगा है, जिसमें पूछता है कि इस संवैधानिक पद की अर्हता क्या है, उसमें 2 सेंटेंस आपको बना के दे दिया, फिर आपको पूछा निम्नलिखित बूट में से कौन से सही है, 1 2 2 जो भी चीजें हैं। इसके अलावा सर इस तरीके से है कि किसी ने त्याग पत्र दिया वो किनको देता है, या पार्लियामेंट के क्या क्या अधिकार हैं, तो ये कॉन्सेप्चुअल है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना है। राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप क्या है, अगर कठिन पार्लियामेंट वाला पोर्शन हो गया, थोड़ा सा स्टेट वाला पोर्शन हो गया, और कुछ संवैधानिक संस्थाएं हो गई, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन कुछ चैप्टर सिलेक्टेड चैप्टर है सर, इनको थोड़ा सा बढ़िया से करना पड़ेगा। लोकसभा का चुनाव हुआ है तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, हाँ ये कन्वेंशनल है, ये भी एक बार रटने की चीज है। एक बार लिस्ट बना के आप देख लीजिए किस राज्य का विधानसभा मतलब किस राज्य का लोकसभा में कितनी सीट है, उसको आप रट लीजिए, अधिकतर बार पूछ लेता है। जहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ पे सदस्य एक बार जैसे मिलाने को पूछ लिया था कि नवनिर्वाचित जो कई राज्यों में चुनाव हुए थे, उसके बाद जो वहाँ पे विधानसभा बनी थी तो उसमें स्पीकर चुने गए थे, तो स्पीकर मिलाने को दे दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से इन चीजों का थोड़ा सा, हाँ, तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी तरीके से जब वैश्विक हम इलेक्शन की बात करते हैं तो कई बार जब किसी देश में नए प्रधानमंत्री जिनका नाम कुछ डिफरेंट हो, या मतलब हम सामान्यतः ध्यान नहीं देते हैं, एक बार वो भी मिलाने के लिए दिया था कि न्यूजीलैंड हमारा नए पीएम कौन बने, या किसी और देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने, इस तरीके से बातें पूछ सकता है। फिर इसके बाद सर अर्थशास्त्र आ जाते हैं। इसमें सर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल 1-2 साल पूछा है, रेपो रेट माना क्या हो गया, इसके संबंध में ये बेसिक चीजें हैं। अर्थशास्त्र अगर हम थोड़ा सा भी पढ़ते हैं तो ये बेसिक है, ये तो हमको आना ही आना चाहिए, ये चीजें बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो इनको करना है। और इसके अलावा सर इसको हम थोड़ा सा अर्थशास्त्र में ना गिनकर मिसलेनियस में गिनते हैं, बिल्कुल, जिनमें हम ये सारी चीजें आ जाती हैं। हमारा बजट हो गया, जिसमें हमारी योजनाएं आ गई, योजनाओं का वर्ष मिलाने ज्यादा पैसा किस योजना में खर्च हुआ है। हाँ, इसके अलावा योजनाओं का वर्ष पूछता है, योजनाओं का वर्ष पूछ लेता है, और कोई महत्वपूर्ण योजना हो तो इसकी डिटेलिंग पता होनी चाहिए, जैसे कि योजना अवकाश कब रहा, जल जीवन मिशन मेरे हिसाब से पूछ चुका है, कौन से सन में लॉन्च हुआ था, और उद्देश्य क्या है, या उसके संबंध में जो कुछ तथ्य हो उनको आधार बना के 2 सेंटेंस बना के दे देंगे, फिर कूट देंगे, आप सिलेक्ट करो। महत्वपूर्ण योजनाओं को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, कौन से सन में लॉन्च हुई के साथ ही कितना इनका अभी तक लक्ष्य है, या जो भी चीजें हैं वो। बाकी जो अन्य योजनाएं हैं उनका बस सन याद करना है कि किस ईयर में इनको लॉन्च किया गया था। ये कुछ चीजें हो गई। और इसके बाद सर पर्यावरण की बात हम करते हैं तो ये भी है कि एक
किसी भी बेसिक पर्यावरण की किताब से अगर आप पर्यावरण कर लेते हैं तो आप पीसीएस के पर्यावरण के क्वेश्चंस को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर परीक्षा एक दो क्वेश्चन जो रहते हैं वो सिद्धांत पूछता है कि ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो आपको मिल जाएगा घटना चक्र से मेरे हिसाब से। जी घटना चक्र का पूर्वावलोकन इसके लिए पर्याप्त है, उसके लिए पर्याप्त होता है। वहाँ पर उसका प्रस्तुतिकरण भी सही है। अब तो एक तरह से पहले वो नोट्स बना देते हैं, फिर प्रश्न देते हैं। बिल्कुल। तो इस प्रकार सोचिए, ठीक है। और पर्यावरण से संबंधित अधिनियम पूछ लेता है, अम्ब्रेला एक्ट कौन सा है, 1986 का है। तो इस प्रकार से चीजें पूछी जाती है। और फिर विज्ञान का सर अच्छा खासा रोल है, अच्छे खासे सवाल आते हैं। इसमें लुसेंट तो आपको बहुत अच्छे से करनी है विज्ञान के लिए। इसके अलावा सर घटना चक्र की भी, जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन है उसको अच्छे से करनी है। इन दो सोर्सेस को करने के बाद अगर आपको समय बचे तब आप कहीं और से आपको समझ में आए कि ये बेसिक चीजें हैं, यहाँ से देख लेनी चाहिए। नहीं तो सर मेरे हिसाब से इन दो चीजों पर्याप्त है। बिल्कुल अच्छे से करके जाना चाहिए। कन्वेंशनल सवाल होते हैं कई बार, माना कठिन आ गए तो उनका तो नहीं कर सकते, लेकिन विटामिन मिलाने को दे रहा है कि विटामिन का इंग्लिश नाम बताओ आप, जो भी थायमिन है कि राइबोफ्लेविन है वो मिलाने को। बिल्कुल, अब साइंस इन डेली लाइफ है तो इससे संबंधित जितनी भी चीजें बिल्कुल। और यही सारी चीजें बैक्टीरिया से हो रहा है, कोई ऐसे पादप रोग, बीमारी किससे हो रहा है, प्लांट डिजीज है तो बैक्टीरिया वायरस किससे हो रही है, दिया है लुसेंट में, आप मिला सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई साइंस एंड टेक के लिए। और इसके अलावा छूट क्या रहा है एक सब्जेक्ट, साइंस टेक हो गया। अब उसके बाद फिर जैसे हिस्ट्री की बात हो ही गई है तो चीजें हो गई हैं। करंट अफेयर है अच्छा खासा, 20 से ऊपर क्वेश्चन रहते हैं, 25-30 क्वेश्चन रहते हैं, अच्छा खासा वेटेज है करंट अफेयर का, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। उसमें भी आप देखोगे पैटर्न बहुत मिल जाता है, हर साल किताबें पूछेगा। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए? रेगुलर मैगजीन कोई पढ़नी चाहिए कि लास्ट में जैसे दृष्टि आ गई, घटना सार आ गया, इसको करना चाहिए, क्या तरीका? नहीं सर, लास्ट में दृष्टि और घटना सार को करें और मैगजीन ना पढ़ें। अगर आपको रेगुलर पढ़ना है तो आप किसी यूट्यूब वीडियो को फॉलो कीजिए जो पीसीएस के हिसाब से करंट अफेयर डेली बताते हो, और उनको आप लिखिए, बट सिर्फ देखिए मत। सिर्फ देखने का कोई तुक नहीं बनता है। अगर आप उसको देख रहे हैं तो उसमें से जो कुछ इन्फॉर्मेशन है उनको लिखते चलिए, और फिर कई बार आप देखेंगे धीरे धीरे आपके लिखने का वेटेज भी या कहीं इसका लोड कम हो जाता है, इन्फॉर्मेशन रिपीट होती है कई बार। मुझे लगता है जो आपने वाक्य बोला ना कि सिर्फ लिखिए, देखिए नहीं लिखिए, ये केवल इसी के संदर्भ में नहीं बल्कि पढ़ने के संदर्भ में लागू होता है। सिर्फ पढ़िए नहीं, लिखिए भी। जब आप कोई भी परीक्षा वाणी की भी आपने चर्चा की या किसी लिखने का ये तुक है कि किस प्रकार से क्या लिखना चाहिए, बहुत सी समस्या रहती है कि हम क्या करें, कितना लिखें कितना छोड़ें। उस दिन आप जब गूगल मीट में थी तो बता रहे थे कि हम सबसे पहले काट देते हैं कि नहीं, इसको हमको नहीं पढ़ना है। तो क्या नोट्स बनाने का जो तरीका होना चाहिए विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, क्या किन बिंदुओं पर हमको ध्यान में रखना चाहिए? नोट्स का सर यही है कि बच्चे कई बार ये करते हैं कि किताब पढ़ा और एक तरफ से उसको लिखना शुरू कर देते हैं, माना कुछ सिंपल लाइन छोड़ी, सारे फैक्ट एक तरफ से ऐसे लिखे जा रहे हैं। आपने अगर एक दो बार किताबें पढ़ी हैं तो आपको नॉलेज का कैटेगराइजेशन करना आना चाहिए कि ये नॉलेज जो है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम करंट अफेयर की किताब उठाते हैं। करंट अफेयर की किताब में आपकी कई इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो आप ऐसे कैटेगराइज करके लिख लीजिए कि नीति आयोग से संबंधित जो हमारा करंट अफेयर का नॉलेज है वो आपका एक साइड लिखा जाए। किताब में तो कई जगह कभी पेज नंबर 10 पे है तो एक इंफॉर्मेशन पेज नंबर 15 पे है तो कहीं पे पड़ी हुई है। तो यही है कि जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपने लिखा नीति आयोग संबंधित करंट अफेयर की इंफॉर्मेशन, तो उससे संबंधित कोई रिपोर्ट आ गई, नीति आयोग का कोई लक्ष्य हो गया, कोई नया मसौदा हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपने एक तरफ करके लिख लिया। यही किसी किताब के संदर्भ में है। हम लक्ष्मीकांत की नोट्स बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट का चैप्टर लिख रहे हैं या उसके बारे में लिख रहे हैं, तो उसमें हम बेसिक चीजें हैं कि ये चीजें लिखनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, और माना इम्पीचमेंट किस तरीके से होता है, और पावर्स क्या हैं, और खासकर डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ पे कितना लाई करती हैं, और कोई संवैधानिक संशोधन हो गया या कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो गया वो लिखना है। बट इसके साथ फिर हम जाएंगे गवर्नर पढ़ने, तो साइड बाय साइड हमको थोड़ा गवर्नर का भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कैटेगराइजेशन करना बहुत आना चाहिए। जब चीजें एक जगह रहती हैं तो माइंड उसको बहुत ऐसे साइंटिफिकली मतलब बोलते साइंस क्या है, साइंस वो होता है कि किसी भी चीज को आप सुव्यवस्थित ढंग से और एक जगह करो, उसको एक सिस्टम प्रोवाइड कर दो, सिस्टमेटिक ढंग से कोई आप काम करते हैं तो वो साइंटिफिक हो जाता है। तो पढ़ाई भी आपको साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल। उसी के साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है उस चैप्टर के साथ जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी देख लें। बिल्कुल, और फिर देखें कि इनमें से जो सरल प्रश्न तो ठीक है, लेकिन जो कठिन प्रश्न है जो नहीं आए हैं उनको भी निश्चित रूप से उसको देखने, उनके विकल्पों को देख करके वो हम कह रहे हैं ना कि कैटेगराइजेशन हम तभी कर पाएंगे जब हम पीवाईक्यू देखे रहेंगे। पीवाईक्यू देखने के बाद हमें पता चलता है कि इस किताब में ये चीजें एग्जाम में पूछा है और ये पूछने की संभावना
है। तो ये करने के बाद हमको समझ में आता है कि इस वाली इंफॉर्मेशन को हम इसके साथ क्लब करके लिखें, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इस चैप्टर को ना उठा के इससे संबंधित करते हुए पूछा गया था कुछ इस तरीके से। तो पीवाईक्यू हमेशा एक गाइड की तरह काम करते हैं। सबसे अच्छे गुरु, सबसे अच्छे मार्गदर्शक वही होते हैं। बिल्कुल। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जैसे आप ये सारी तो आपने बता दी कि चीजें यहाँ से पढ़नी चाहिए, मुख्य समस्या होती है परीक्षा हाल में जो विकल्प हैं उनके सामने कैसे अपने आप को सही विकल्प किस प्रकार से चुने ना। जो ये रहता है कि नहीं ये चौराहा है और हम कौन सा रास्ता पकड़ें जिसमें हम सही गंतव्य तक पहुंच जाएं, संघ लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तक पहुंच जाएं, तो क्या करना चाहिए? उस चौराहे में कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? 4 विकल्प हैं, चारों बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि नहीं ये सही हो सकते हैं। सर अगर चारों विकल्प लग रहा है कि चारों ही सही हो सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना उचित होता है। सर एग्जाम ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम वहां पहुंच के और हमें चारों रास्ते दिख रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि चारों रास्ते में सही कौन सा है। उस समय हम चुनेंगे तो संभावना है गलत होने की भी। उस समय तुक काम नहीं करता है। जो हम सर बात करते हैं कि एग्जाम में हम तुक्का मारते हैं या कहीं ना कहीं हमने टिक किया तो सही निकल गया, सर ऐसे नहीं सही हो पाता है। जब तक हमें अंदर से आभास नहीं होता है कि ये वाला ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। एक इंट्यूशन होती है कई बार, और वो भी सिर्फ 2-4 क्वेश्चन में काम करेगी, सारे क्वेश्चन में काम नहीं करेगी। घबराहट में जैसे प्रश्न गलत हो गए, इस प्रकार से चीजें हो जाती है, तो इन सब के लिए अपने घबराहट सर होने का बिल्कुल घबराहट में क्वेश्चन गलत होने का कुछ ऐसा है कि क्वेश्चन हमें आएगा नहीं तभी घबराहट होगी। वो क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वो घबराहट कम होगी हमको। और घबराहट में हम गलत ऑप्शन टिक कर दिया, हमें बिल्कुल पता ही नहीं कि ए होगा कि बी होगा, और हम बिल्कुल मतलब बस बिना किसी आधार के हमने टिक कर दिया कोई भी, तो गलत होने की संभावना ज्यादा है। इट्स बेटर कि हम अपनी तैयारी को और मजबूत करें। इसका सही तरीका यही है कि हम जितनी तैयारी अपनी पहले से मजबूत किए रहेंगे उतना जाके हमें एग्जाम में सवाल आएंगे, जितने सवाल आएंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो कई बार जो कुछ सवाल है जिनमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा याद है थोड़ा सा नहीं याद है, उसमें भी हम सही टिक करने की संभावना बढ़ जाती है। परीक्षा के पहले लगने लगता है कि वो कुछ नहीं याद है, सब उड़ गया है। नहीं, तो ये वाली चीज है, तो मैंने बताई थी कि अगर आपने कोई चीज याद की है, याद करने से मेरा मतलब है कि आपको विश्वास है कि मैंने अभी याद की है, अभी मैं सामने वाले को दूं तो अगर वो मेरा पूछे तो मैं बता सकता हूँ। मैंने याद किया तो मैं 10 में से 8 सवाल 7 सवाल तो मैं बता ही सकता हूँ। इसको बोलना याद करना। उसके बाद अगर आपने बाद में उस सब्जेक्ट को 1-2 बार रिवाइज किया है, आपको उसके बाद लग रहा है कि एग्जाम में रिवाइज नहीं हो पाया, मुझे भूल गया है, आप अपने पे विश्वास रखिए, एग्जाम में आएगा आप कर लोगे। अब अगर आपने 1 बार याद किया है, 1 बार रिवाइज किया है, 2 बार रिवाइज किया है, तो भले एग्जाम के समय आपको लग रहा है कि नहीं सब भूल गया है, नहीं ऐसा नहीं होता है। 4 ऑप्शन में आपको वही ऑप्शन ठीक लगेगा जो आपने कभी पढ़ा हुआ था। हमारे वो बोलते हैं ना कि हमारे माइंड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें भरी रहती हैं, कहीं ना कहीं पड़ी रहती हैं, और जब आवश्यकता आती है तो वो उजागर होती है। जैसे बीज होता है पड़ा रहता है, लेकिन जैसे धरती में बिल्कुल जब उस पे मिट्टी और पानी मिले और अनुकूल स्थितियां जैसे ही मिलती हैं वो तुरंत प्रस्फुटित होता है। तो ऐसे वहां पर भी जो मस्तिष्क में चीजें हैं समय आने पर प्रस्फुटित होंगी। तो एक चीज हो गई, और कुछ आप प्रारंभिक परीक्षा के बारे में कहना चाहें या फिर हम मुख्य परीक्षा की ओर चलें? इसी तरीके से है सर, लगभग बहुत सारी चीजें हो गई हैं। पीवाईक्यू को गाइडेंस मतलब यहाँ पर अंकुरण हो चुका है, अब पौधा जो है मुख्य परीक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है। तो मुख्य परीक्षा के लिए क्या होना चाहिए? एक तो सबसे जरूरी चीज है प्रस्तुतिकरण का। पुस्तकें तो लगभग रहती हैं कि ये है, यहाँ इस प्रकार से यहाँ से देखना है जी। प्रश्नों को सही समय पे कर लें, वहां पर एक समय प्रबंधन की बात होती है, दूसरा प्रेजेंटेशन की बात होती है, न छूटने पाए। तो क्या आपकी स्पीड कैसी रही है? स्पीड सर मेरी तो ठीक थी, पेपर पूरे हो जाते थे। लेकिन हालांकि बहुत चैलेंजिंग है ये, अगर आप इसको हल्के में लेके चल रहे हैं तो ये अपने आप में दिक्कत की बात है। तो जरूरी है कि आप घर पे कई क्वेश्चन, घर पे नहीं, आप कोचिंग में टेस्ट सीरीज करते हो तो उसके माध्यम से भी आप ये जांच लें कि 3 घंटे के अंदर आपका पेपर पूरा हो रहा है कि नहीं। और जितनी जल्दी जांचेंगे उतनी जल्दी एहसास होगा कि ज्यादा समय खींच रहा है। अगर ज्यादा समय खींच रहा है तो उसको आप अपने आप को थोड़ा सा और पुश करिए, थोड़ा सा और मेहनत करिए। इस तरीके से करके आपका पूरा लक्ष्य होना चाहिए कि 3 घंटे में आपका पेपर पूरा हो, और पेपर को अच्छे से करना है। ऐसा नहीं है कि पेपर पूरा हो रहा है तो हमने एक पेज में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन लिखी, दूसरे पेज में हमने 2 लाइन लिख के छोड़ दी, ऐसा नहीं है। आपका 1.5 पेज से ऊपर हो, हल्का 1.5 पेज तो कम से कम जाना चाहिए आपका, इस तरीके से पेपर पूरा होना चाहिए। ये बेसिक है। इसके बिना मतलब आशा करना कि एग्जाम निकल जाएगा, ये मुश्किल काम है। ये भी हो सकता है कि कई बार आपने 20 क्वेश्चन दिए हैं, आपने 19 क्वेश्चन अच्छे से किए हैं, बकायदा लिख के भर के पेज भर के किया है, और लास्ट में अगर एक क्वेश्चन छूटता भी है तो वो शायद उतना प्रभाव नहीं डालेगा। या एक क्वेश्चन आपने 4-5 लाइन लिखी है, लेकिन पूरी कोशिश करिए कि आपका 3 घंटे में पूरा का पूरा पेपर पूरा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और रहती है संध्या कि इसमें लोग पूछते हैं कि हम पैराग्राफ के रूप में लिखें कि पॉइंटर लिखें
एरो बनाएं, डायग्राम बनाएं। ये जो इसमें एक चलन है कि पावर प्रेजेंटेशन का, भविष्य आप इसमें आप ट्रेनिंग कर भी रही हो तो चीज़ ढेर सारी IAS में बताया जाता होगा कैसे कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को रखना है, तो पावर प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो हमारा यहाँ पर क्या तरीका होना चाहिए, पैराग्राफ, पॉइंट्स, एरो और या किस प्रकार से चीज़ों को रखना चाहिए? सर मेरे हिसाब से कोई एक तरीका नहीं है। कई बार आपको लग सकता है कि क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाइज कम इन्फॉर्मेशन लिखने को मिलेगी, आपको कम आता है। आप उसको पैराग्राफ में कहानी की तरह पिरो के एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत कर सकते हो, तो आप उसमें पैराग्राफ का सहारा लीजिए। आपको लगता है कि इस टॉपिक के बारे में मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको पॉइंट में लिखिए। आपके पॉइंट ज्यादा दिखेंगे तो भी एग्जामिनर इंप्रेस होगा कि आपको इस बारे में तथ्य के साथ कई चीजें पता है। तो ये आपकी सहूलियत है कि आप किस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। तो और बाकी ये है कि पैराग्राफ में लिखने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, पॉइंट में आप चीजों को छोटा करके जल्दी जल्दी लिख सकते हो। तो कोई एक विधि नहीं है, लेकिन हाँ आप अपने उत्तर को लिख रहे हो तो अगर कई विधियों का प्रयोग करोगे तो आपकी कॉपी में जो एक मोनोटनी है वो वाली चीज फील नहीं होने पाएगी। आपने कुछ क्वेश्चन आपने पॉइंट्स में लिखे, कुछ में आपने फ्लो चार्ट के माध्यम से, पॉइंट्स ही हैं बट पॉइंट्स के साथ आपने फ्लो चार्ट का थोड़ा सा यूज किया है। ठीक, और आपने नॉर्मली किसी में पॉइंट बस 1 2 3 ऐसे करके लिखा है, किसी में तीर बना के दिखा दिया है, किसी में फ्लो चार्ट बनाया है, किसी में मैपिंग का प्रयोग कर दिया है, किसी में पैराग्राफ का लिख दिया है। मतलब विविधता झलकनी चाहिए। विविधता झलकती है तो कॉपी अच्छी लगती है, नहीं तो फिर एक ही ढर्रे में चलने से उबाऊपन आ जाता है, उबाऊपन आ सकता है। लेकिन हालांकि ऐसा भी नहीं, टॉपर्स ने कई बार पूरी कॉपी एक ही ढर्रे में लिखी है, नंबर भी मिले हैं। बट ये है कि आप ये भी है कि ये वाला काम करने से आपको समय की भी थोड़ी सी बचत होती है। 5 मिनट आप बचा सकते हो। आप जैसे कि पूरा पॉइंट में लिख रहे हो, आपका पूरा पेज भर भर के लिख रहे हो, वहीं आपने किसी क्वेश्चन में कम आया, वहां पे आपने सोचने की जगह आपने तुरंत पैराग्राफ में बना के कहानी की तरह उसको पिरो दिया, आप तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे बढ़े, फिर आपने किसी फ्लो चार्ट का सहारा ले लिया, तो आपका समय भी थोड़ा सा बचा। लिखने की कहीं न कहीं जो थी पूरा भर भर के आप लिख रहे थे वो लिखने में कमी आई है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा सर वैल्यू एडिशन की जो चीजें हैं वो हर पेपर में रहे, GS1, GS2, GS3, GS4। वैल्यू एडिशन कहाँ से किस प्रकार से करना चाहिए, वैल्यू एडिशन का क्या तरीका होना चाहिए? सर जैसे कि GS फर्स्ट है, वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी की ये 3 सब्जेक्ट मुख्यतः हैं। तो जब हम हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ पे मैपिंग का चांस अच्छा खासा रहता है, और मैपिंग का चांस अच्छा खासा है इनमें। यहाँ से यही वैल्यू एडिशन का मुख्यतः मतलब यही हो सकता है। और इसके अलावा सोसाइटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम किसी कोड का यूज कर सकते हैं सोसाइटी में, क्योंकि जो समस्याएं या सवाल होते हैं, विमेन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, या कोई है तो कोड का भी प्रयोग कर सकते हैं। डाटा अच्छा खासा दे सकते हैं, किसी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें वैल्यू एडिशन का काम करती हैं। और GS2 की बात करें सर तो इसमें इंटरनेशनल रिलेशन है, गवर्नेंस है और पॉलिटी है। तो IR की बात करें तो कम क्वेश्चंस रहते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपने थोड़ा भी करंट अफेयर या न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हो तो आप आंसर कर सकते हो, बट स्टिल आप बेसिक तैयार करके जाओ। थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है। और बायलैटरल रिलेशन हो गए और रीजनल जो फोरम होते हैं उनमें क्या भारत की भागीदारी है या जो भी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तैयार करके रखें और इसको इस तरीके से लिखा जाए। और हमेशा एक जो कंक्लूजन होता है वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं या हमारी जो विदेश पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, उसका जो स्टैंड है वो स्टैंड हमारा वो कंक्लूजन होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी सोच सीमित है IR के मामले में। वी कैन एनालाइज ऑल द थिंग्स, बट जो रियल डिसीजन है, जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सबसे उचित है, वो डिसीजन हमारी मिनिस्ट्री ले रही है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। उसका जो स्टैंड होता है वो बेस्ट स्टैंड है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, जो एक जो संस्थागत एक स्टैंड होता है। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। एक मैं ये बता रही हूँ कि हम अपनी भी जो क्षमता है या सोचने की क्षमता उसको उसकी लिमिटनेस को हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं माप रहे हैं कि हम जो हैं हम बस न्यूज़पेपर को देखकर उस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। रियल ग्राउंड सिचुएशन क्या होती है, किस तरीके से सारी चीजें हैं, वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ज्यादा अच्छे से जानती है। तो उनका जो स्टैंड होता है कि भारत की नेशनल इंटरेस्ट में क्या ज्यादा हितकर है, उनका स्टैंड यहाँ पे ज्यादा उचित होता है। तो वो IR के क्वेश्चंस में कंक्लूजन में वो स्टैंड होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई आर्टिकल आते हैं उनमें जो पॉलिटिकल फिलोसफर हैं या पॉलिटिकल जो थियरिस्ट हैं उनके जो स्टैंड होते हैं कई बार एक्सट्रीमिस्ट जाते हैं, या कई बार जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री नहीं कर रही है उसको भी उकसाते हैं कि नहीं
ना कि कई बार नहीं, अब हमको चाइना से लोहा ले ही लेना चाहिए, तो वो स्टैंड हमारा नहीं होना चाहिए एग्जाम में। सही है। मतलब गवर्नमेंट भी जानती है इतना आसान होता तो हम तो तैयार हैं लोहा लेने के लिए चाइना से, बट इंटरनेशनल रिलेशन है ये, यहाँ पे मतलब चीजें अनिश्चित हैं और बहुत उसका डिप्लोमेटिक चीजें हैं और बहुत गुड़ा गणित है, तो ये सारी चीजें हैं। और GS3 की सर बात करें हम तो इसमें इकोनॉमिक्स है, एग्रीकल्चर है और इन्वायरमेंट है, सिक्योरिटी है। सर वास्ट सिलेबस है और बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। GS3 का अपने आप में लगता है कि 4-4 सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट उठाओ तो वो खत्म नहीं होता है। बट यहाँ पे इसकी खासियत ये है कि इसके मटेरियल अच्छे खासे मिल जाते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो GS3 का मटेरियल है जो सबसे ज्यादा सुलभ तरीके से मिल जाता है। वैल्यू एडिशन की चीजें इसमें बहुत अच्छे से मिल जाती हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स हो या एग्रीकल्चर हो, सब जगह देखो डाटा का यूज है, हर जगह डाटा है। तो डाटा अपने आप में वैल्यू एडिशन का पॉइंट होता है। फिर ग्राफ, फ्लो चार्ट, टेक्स्ट इसमें काफी ज्यादा होता है। कमिटीज हो गई, SDG गोल्स हो गए, इस तरीके से वैल्यू एडिशन करते हुए उनको कंप्लीट किया जा सकता है। हाँ, SDG गोल्स तो भी बिल्कुल एक प्रामाणिक होता है। और हम यहाँ पर अभ्युदय से जुड़े रहे हैं, तो हाँ, एक सौम्य गुरुनानी भी बीच बीच में आती थी, OIS हुई थी प्राप्त, तो वो कहा करते थे कि हमें अपने उत्तर को अगर प्रामाणिकता प्रदान करनी है तो SDG गोल्स को ले लीजिए, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स उनको ले लीजिए, फिर से हमारे जो उत्तर हैं वह प्रामाणिक हो जाते हैं, ऑथेंटिक हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई बात कहते हैं किसी महापुरुष को साथ में लेकर कह दें तो अपने आप में उसमें प्रामाणिकता आ जाती है। महात्मा गांधी ने इसके संदर्भ में ऐसा कहा था। जैसे सर आपने हमारा इंट्रोडक्शन दिया तो केदारनाथ जी को आपने कोट किया, तो वो कहीं ना कहीं एक वजन आ जाता है हमारी बातों में, जो कि मैं समझती हूँ मैं भी उस लायक नहीं हूँ कि वो कविता मेरे लिए कही जाए। लेकिन ये है कि जब हम इस तरीके से कोट का यूज करते हैं या हम किसी बड़े टारगेट का यूज करते हैं तो वो हमारी बात को वजन दे देता है। हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, कंक्लूजन लिख रहे हैं, SDG गोल्स का नाम डालिए उसमें, संवैधानिक अनुच्छेद का वर्णन कीजिए उसमें, तो लगता है कि आप जो कंक्लूजन दे रहे हैं वो संविधान के जो आदर्श हैं उनके अकॉर्डिंग दे रहे हैं। और इस तरीके से चीजें रहती हैं। हाँ, ये कहा जाता है संध्या जी की जैसे साक्षात्कार में आप जाते हो तो सीधे आप वहाँ प्रस्तुत होते हो, लेकिन जो मुख्य परीक्षा में आपकी उत्तर पुस्तिका होती है वह आपके व्यक्तित्व का लिखित दर्पण होती है, लाइव मिरर ऑफ योर पर्सनालिटी। तो वहां पर आपके अक्षर ही आपके बारे में बोलते हैं। तो जब आप संविधान की बात कर रहे हो, आप अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स की बात कर रहे हो या आप वैल्यूज की बात कर रहे हो, तो वहां पर लगता है कि नहीं, वो अक्षर आपके रूप में वहां पर प्रतिबिंबित हो रहे हैं, बिल्कुल वो बोल रहे हैं और निश्चित रूप से फिर वो प्रभावी होते हैं। तो कंक्लूजन में सर आप देखेंगे तो वो बन जाता है, अगर आप थोड़ा सा भी समय दे दें हर टॉपिक को कि इसका कंक्लूजन तैयार करना है, तो आपको अच्छी लाइनें, अच्छे कीवर्ड्स मिल जाए। कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अमृतकाल जैसे ना, जैसे भागीरथ प्रयत्न हो गया। जब आपको किसी एक बहुत बड़े एम को टारगेट करना है और प्रयास इसके लिए सबका चाहिए, तो भागीरथ प्रयत्न हो गया। हाँ बिल्कुल, इस तरीके से कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं बातों को और वजन देने के लिए। इसके बाद सर GS4 में आते हैं। GS4 में सर एक बेसिक सिलेबस है, उसको कंप्लीट करना है। कहीं से भी आप जहां से आपको समझ में आए, उस चीज का सारा समझ में आ जाए, वहां से आप कंप्लीट करें और एग्जांपल्स इसमें वैल्यू एडिशन में एग्जांपल्स मतलब हम कोरी बस बातें करें कि उनको हम ग्राउंड में दिखा भी सके कि ये चीज ऐसे होती है। तो हम कहीं अपने अधिकारियों के एग्जांपल लेते हैं, सामान्य जीवन के एग्जांपल उठा सकते हैं, महापुरुषों के एग्जांपल उठा सकते हैं, या कभी न्यूज़पेपर में हमने कोई चीज पढ़ी तो उस घटना से हमें कुछ सीखने को मिला जिसमें हम इथिक्स की कुछ चीजें हम देख पा रहे हैं, तो वहां से हम उदाहरण इकट्ठा करें। उदाहरण है तो आप कृष्ण का और अर्जुन का उदाहरण दे सकती है और किस प्रकार से वो इमोशनली जब हुए तो उसके बाद कृष्ण ने उनको एक अच्छे रूप में पथ प्रदर्शित किया। या सरदार वल्लभ भाई पटेल का उदाहरण दिया जा सकता है इमोशनल की एक ऐसी स्थिति थी, मुकदमा चल रहा था, उनको सूचना मिली कि उनके पत्नी की डेथ हो गई उसके बावजूद, लेकिन वहां पर उन्होंने पहले सुनवाई की, सुनवाई करने के बाद फिर बाहर आए और मतलब एक पति की भूमिका, एक वकील अधिवक्ता की भूमिका, दोनों का किस प्रकार से निर्वहन करना है। तो ये सारी चीजें मतलब ये उदाहरण मुझे लगता है कि ठीक वहां पर हो सकते हैं, प्रेरक के रूप में कैसे किया जा सकता है। तो वही चीजें हैं सर कि एग्जांपल आपने कहाँ से इस प्रकार से एग्जांपल्स इकट्ठा किए थे और कोटेशंस? सर कई बार तो करंट अफेयर जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहां से कुछ घटना मिल गई, तो वहां से सीखने को मिल जाता है। कई घटनाएं निकलती हैं जिनसे आप बहुत चीजें सीख सकते हो। इथिक्स का पार्ट है जेंडर जस्टिस में आप कई चीजें हैं। अगर न्यूज़पेपर में कोई घटना दिख गई कि महिलाओं के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई, कोई घटना हो गई, कई घटनाओं को आप कोट कर सकते हो। और भी कई चीजें हैं, पर्यावरण हो गया, या हम लोग
इकोनॉमी की बात करते हैं, कुछ किसी भी चीज की बात करते हैं, बैलेंस की बात करते हैं, बहुत एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बशर्ते हम जो अपना इथिक्स का सिलेबस है उसके टॉपिक की समझ विकसित करें, उसको नैरो में ना देख के चलें कि एटीट्यूड अगर हम पढ़ रहे हैं तो गुड एटीट्यूड बैड एटीट्यूड, उसमें जब परसुएशन और हम सोशल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं तो उनका है कि वो किस तरीके से परसुएट करते हैं, जैसे उनकी मन की बात है वो परसुएशन का एग्जाम्पल्स है। तो कई चीजें हैं, आप अपनी दैनिक जीवन से लेते हुए करंट अफेयर्स लेते हुए कई जगह से एग्जाम्पल आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद सर आता है हमारा पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल जो है नया है और मटेरियल बिल्कुल था सर, नहीं सर था लेकिन सारे पेपर में थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ था, अलग से पेपर नहीं था। हर पेपर में लगभग 4 सवाल यूपी स्पेशल से आते थे। क्या करना चाहिए? सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा सर। इसका मटेरियल अभी कम मिलता है, मार्केट में भी इतना आया नहीं है। सारस्वत की किताब है वो ठीक है, जी राकेश सारस्वत वो अच्छी है द्वारा लिखी गई किताब है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी आती है, एक ऑथेंटिक बुक है, जैसे भारत आती है जी, भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश भी आती है। अच्छा, उसमें निश्चित रूप से एक भाषा शैली की दृष्टि से, तथ्यों की प्रामाणिकता की दृष्टि से वो किताब अच्छी है, वहाँ से भी चीजों को किया जा सकता है। और फिर तो वही है कि जहाँ से सर अच्छा मटेरियल मिले उन मटेरियल को इकट्ठा करके आपको स्वयं की नोट्स बनानी है जी जी जी, और सिलेबस के आधार पे उसको पूरा कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद कई बार थोड़ा सा रिवाइज करने के बाद हम उसके आंसर राइटिंग करें, मैप का सहारा लें, और भी जो भी हमारे पास चीजें हैं, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य क्या है, उसका विजन क्या है, हमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो कब तक बनना है, तो इन सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक आधार पे हम कंक्लूजन करेंगे। और बाकी हमारी सरकार ने इस तरीके से कदम उठाए हैं या मतलब लिखा जा सकता है अच्छे से, बशर्ते यही है कि हमारा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो। अब हम आते हैं जो हिंदी और निबंध का होता है कि हम संध्या की बात कर रहे थे, संधि की बात कर रहे थे, जोड़ की बात कर रहे थे, जिस प्रकार से हमारा और संध्या का जो संधि हुई उसके मध्य में जो प्रज्ञा प्रवाह का हिंदी और निबंध का प्रोग्राम रहा है, और आपके भाई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में चयनित हुए हैं, वो सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे, और फिर जैसा कि वो हमको बताते रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से उसमें आपका भी वो चीजें लाभान्वित होती रही। और अभी जब IAS मुख्य परीक्षा दी जा रही थी तब भी हमारी आपके से निबंध के संदर्भ में ढेर सारी वार्ता होती रहती है। तो क्या करना चाहिए हिंदी के लिए, निबंध के लिए क्या होना चाहिए? सर हिंदी और निबंध का वेटेज है अच्छा खासा, अपने आप में पेपर है तो इग्नोर आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और अभी के तो समस्या बड़ी बच्चों में आती है कि हिंदी शुद्ध रूप से लिख नहीं पाते हैं, पहले तो सबसे बड़ी समस्या ये है, तो इसको आप ध्यान दीजिए और लगातार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मात्रा गलती हो रही है, कहीं गलती हो रही, व्याकरण आपका गलत है, उसको थोड़ा सा शुद्ध करें। जाते हैं प्रज्ञा परिवार से जुड़े हुए हैं या उस में प्रतिभा करते हैं, अभी 2-3 बच्चे आए थे लोक सेवा आयोग पे काफी देखी, तो जैसे आप अशुद्धि की बात करें तो आज अशुद्ध नहीं पे बिंदी नहीं लगी तो गोला कर दिया गया, तो सब लोग कह रहे थे जैसे लग रहा है कि सर आपने वहाँ पर मूल्यांकन किया है, इस प्रकार से मतलब ये अशुद्धि। सर हिंदी भाषा में आप कोई अन्य पेपर दे तो शायद वो उतना ध्यान ना दिया जाए, लेकिन हिंदी भाषा में आप मतलब हिंदी का पेपर जब आप दे रहे हैं तो एग्जामिनर आपसे ऐसा करता है कि आप छोटी मिस्टेक जैसे हैं मात्रा बिंदी इधर उधर व्याकरण की जो गलतियां हैं वो आप नहीं करें। तो वो अगर आप करते हैं, एक बार हुई हो सकता है एक बार में इग्नोर हो जाए, नंबर ना कटे, 2 बार हुई 3 बार हुई तो पक्का वो एग्जामिनर को मन में आ जाएगा कि इनका तो हिंदी ही कमजोर है, हाँ इनकी तो व्याकरण की समझ ही कमजोर है, अपनी ही भाषा को नहीं जानते हैं। एक तो वैसे भी हिंदी अंग्रेजी के जमाने में लुप्त प्राय हो रही है, धीरे धीरे लोग कई हिंदी शब्द नहीं मिलते हैं। जो हिंदी के प्रोफेसर हैं वो अगर देखेंगे कि ये बच्चा भी उसी कैटेगरी का है जो हिंदी को लुप्त प्राय करने में योगदान दे रहा है। ये उपेक्षा वैसी है जैसे अपनी माँ की उपेक्षा है, एक प्रकार से जैसे तो ये इमोशनल कनेक्ट है, खासकर जो हिंदी के प्रोफेसर हैं जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, मतलब मेरे हिसाब से तो उनको यही लगेगा कि हिंदी वैसे भी इग्नोर हो रही है अंग्रेजी के जमाने में, और ये बच्चा भी हिंदी अच्छे से नहीं जानता है, काटो नंबर इसके। तो मैं भी वो गलत प्रभाव, मतलब ये मजाक की बात होगी, वो गलत प्रभाव निश्चित रूप से। तो और इसके अलावा सर जो व्याकरण की चीजें उसमें पूछ रही हैं, मेरे हिसाब से सर वो पृथ्वीनाथ पांडे जी की आती है ना नालंदा किताब हिंदी की, वो अपने आप में की किताब अधिक प्रभावी है। हम लोगों ने वो पढ़ी थी और किताब का ज्यादा सोर्स था नहीं हम लोग के पास, तो वहां से कुछ तैयार कर लिया था। एक अच्छी किताब लीजिए जिसमें आपको सारी चीजें विस्तार से मिल जाएं, उसको आप पढ़िए और उसकी लिखने की प्रैक्टिस करें तो वो चीजें आ जाएंगी। और इसके अलावा सर निबंध की बात करते हैं, तो निबंध सर जितना हम लिखेंगे, जितना हम अपने विचारों को समझेंगे, दूसरे को दिखाएंगे कि देखिए हमने किस तरीके से लिखा है, क्या एक प्रवाह समझ में आ रहा है,
या जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो कहीं न कहीं निबंध के जो विषय है उसे अच्छे से बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। फिर कंक्लूजन जो हमारा है वो किस तरीके से है, जो निबंध का विषय है उसको एक दिशा दे रहा है या उसको ही बता रहा है, तो लिखते लिखते आएगा सर। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने निबंध को लिखें और साथ में दूसरे को दिखाएं या अपने टीचर से सलाह लें कि किस तरीके से लिखा गया है। जी जी जी। तो अब ये हम लगभग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। जो इसमें जो प्रज्ञा प्रवाह परिवार की भूमिका है हिंदी और निबंध के क्षेत्र में, आपका क्या अनुभव रहा है और क्या कहना चाहेंगी अपने जो प्रतियोगी बंधु हैं उनके संदर्भ में? सर जैसे कि जिस समय मेरी तैयारी थी तो आपसे कोई प्रत्यक्ष तो मुलाकात हुई नहीं थी, परंतु भाई के माध्यम से आपने आपका जो मटेरियल था कुछ खासकर निबंध के क्षेत्र में कि आप इन कोट का यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से शुरुआत कर सकते हो, तो उनका मुझे कहीं न कहीं एक्सेस मिला था कि इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। और सर हिंदी की बात करें तो हिंदी में सर एक गाइडेंस जैसे कि वो वाले मटेरियल हमको कम मिलते हैं जो पत्र वाचन में पत्र लेखन वाला जो कई चीजें हैं, परिभाषा क्या होगी, इसका सही प्रारूप क्या होगा लिखने का, कहाँ लोगो बनाना है, कहाँ पे क्या चीजें लिखी जाती है, वो बहुत मिस्टेक खाते हैं, कितने पे कॉमा होना चाहिए, ये कुछ चीजें हैं जो एग्जामिनर बड़े ध्यान से देखते हैं। वहाँ मिस्टेक अगर आप करते हैं तो वहाँ आपने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया तो प्रभाव भी जमाता है। तो वहाँ पे सर मुझे सहायता मिली थी कहीं न कहीं। और कुछ ये चीजें हैं सर कि अभी तो याद नहीं आ पा रहा इस तरीके से और क्या-क्या पूछा था हिंदी के पेपर में। और नहीं ठीक है, अभी आपने हाई स्कूल की परीक्षा दी है, ठीक है, तो उसके संदर्भ में जो क्या आपका निबंध लेखन का अनुभव रहा, उसके बाद फिर हम लोग समापन की ओर बढ़ते हैं। ठीक था सर, लिखा था, मतलब टॉपिक था एक हैप्पीनेस का टॉपिक था, भूल गया मुझे क्या पूछा था। मैं एग्जाम देने के बाद एकदम भूल जाती हूँ कि पूछा क्या था। तो ठीक गया था, पेपर अच्छा गया था। अब बस साक्षात्कार में आपको शानदार 193 नंबर मिले थे, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें जो हमारे आगामी बांधवी हैं क्या किन बिंदुओं पर ध्यान दें। हालांकि जो आपका साक्षात्कार था आपने साझा किया था, सब जरूरी चीज है कि वहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट रहना है, ईमानदार रहना है और विजन बिल्कुल क्लियर रखना है। तो क्या क्या होनी चाहिए संक्षेप में 2-4 बिंदु, क्या ध्यान रखना चाहिए प्रवेश से लेकर के बैठने तक? सर परिवेश और बैठने में तो बहुत ज्यादा वो उतना नहीं करते। पहले कहा जाता था कि आपके पोस्चर को बहुत ज्यादा जज करते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कि पोस्चर को बहुत जज करते हैं। जो पूरा बोर्ड होता है वो बहुत कोऑपरेटिव होता है, वो पूरी कोशिश करते हैं कि आप कंफर्टेबल होके आप जो रियल पर्सनैलिटी है आपकी वो बाहर आ गए। ऐसा नहीं है कि आप उनको देख के डर जाओ, थोड़ा सहम जाओ या कहीं ना कहीं ये सोचो कि ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत बोल दूं मेरे नंबर कट जाएं, तो इसको पूरा हटाने की कोशिश करते हैं। और आप भी बस इस माइंडसेट के साथ जाइए कि आपको वहां उनसे सिर्फ बात करनी है, वो जो भी पूछेंगे आपको बस बढ़िया से उनसे बस बात करनी है। ये भी नहीं, ये वाला माइंडसेट भी मतलब है कि मुझे उत्तर देना है। आपको जो भी आता है, जो भी चीजें आपको पता है संबंध में आपको उनसे बात करनी है, ये माइंडसेट आप लेके जाइए। और अगर आप खुश मिजाज हैं और जेन्युइन तरीके से आंसर कर रहे हैं, प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है मेरे हिसाब से। और जो भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं नहीं आती हैं तो आपको नहीं बतानी है, उनमें घुमाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप जेन्युइन पर्सनालिटी है मतलब, तो डेफिनेट सी बात है कि आप उसको नहीं घुमाएंगे। आपको नहीं आता है तो आप सिंपली सॉरी बोल के आप बोल देंगे कि नहीं आता है। तो इस तरीके से चीजें रहती हैं। और जितना आप जेन्युइन रहेंगे ना सर, और जितना आप सिंपली आंसर करेंगे, उस चीज को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और जहां आपने थोड़ा सा झूठ बोलने की कोशिश की या उसको उसमें बनावटीपन लाने की कोशिश की, तो वो इतना उनके पास अनुभव रहता है कि आपके झूठ को यूं पकड़ लेते हैं आप मतलब वो तुरंत तो उसमें आपको गिल भी करेंगे फिर, और पूछ के फिर आपकी हालत खराब होने वाली है। बचाते रहते हैं। और साथ में जो वो कोई भी प्रश्न पूछते हैं, सामाजिक मुद्दा हो गया, कुछ भी हो गया, खासकर जो कंट्रोवर्शियल चीजें होती हैं, अगर उन पे पूछता है तो मेरे हिसाब से सर एक ऑप्टिमिस्टिक आपका विचार होना चाहिए। कई बार आपकी राय पूछते हैं कि आपकी राय इस विषय पर क्या है, तो वो जो राय है आपका वो तथ्य से प्रेरित हो, वो निष्पक्ष होना चाहिए, वो एक जो बोलते हैं समस्या को सुलझाने वाला सलाह हो। ये नहीं हो कि आप सिर्फ समस्या का बता दिए हैं, आपने घुमा दिया है, समस्या को सुलझाने वाला सलाह होना चाहिए। और इसको आंसर करने का तरीका ये भी है कि जब कई समस्याएं पूछी जाती हैं, जैसे कि मेरे समय में अभी भी है कि कई बार लोग बोलते हैं कि बुलडोजर जस्टिस से कितना सही है, या कोई और इधर के कंट्रोवर्शियल मुद्दे जितने भी हो गए, या प्रशासन ने भ्रष्टाचार पे आपकी क्या राय है। तो क्या था इसमें भी? हाँ सर, ये है कि ऑप्टिमिस्टिक को आपका
और साथ में विजनरी आपका होना चाहिए, नैरो आपका उत्तर नहीं होना चाहिए। आपका उत्तर ये दिखाए कि आप एक इंक्लूसिव पर्सनैलिटी हो, आप लोगों को लेके चलते हो, आप हर समाज के हर वर्ग के बारे में सोचते हो। जैसे तो कुछ ऐसा छूट गया था जी जी बिल्कुल। मैंने तो हमेशा मतलब दिमाग में हमेशा से रहता था कि अगर जेंडर जस्टिस या जेंडर के बारे में अगर कोई भी सवाल पूछ रहे हैं तो उसके उत्तर में या उसको बताने के संदर्भ में मेरा थर्ड जेंडर नहीं छूटना चाहिए। बट जब मैं वहाँ इंटरव्यू में थी तो मे बी शायद जो भी हुआ तो उन्होंने पूछा कि जेंडर जस्टिस से आप क्या समझती हैं। मैंने उसका उत्तर दिया, बट मैंने उसमें प्रयोग किया कि स्त्री पुरुष के बीच समानता और अधिकार बराबर हो, सारी चीजें। तो उन्होंने फिर टोका मुझे कि इसमें थर्ड जेंडर नहीं शामिल है। तो मैंने सॉरी उनको बोला कि नहीं मैम, ट्रांसजेंडर, LGBTQ, थर्ड जेंडर सब शामिल है, मतलब जो भी। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा। तो ये चीजें हैं कि आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव लेके चलना है, लगे कि आप समाज के हर वर्ग को समझते हैं, हर वर्ग को साथ में लेके चलते हैं, और इस तरीके से सर उत्तर देना रहता है। संध्या जी, आप प्रज्ञा प्रवाह परिवार में आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और भविष्य में अभी जैसे कि चर्चा हो रही थी, अभी पुनः आप IAS परीक्षा में सम्मिलित हुई है, और मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप प्रॉपर जिसके लिए आपने तैयारी की थी उस पद को प्राप्त करें, और पुनः एक बार यहाँ पर आए, और नहीं जहाँ आप रहेंगे हम वहाँ पर आ जाएंगे। और एक सूचना और देनी थी, जैसे कि भी चर्चा में आया था कि विवेक जी, इनके बड़े भाई विवेक सिंह, वो भी डिप्टी कलेक्टर के रूप में 8वीं रैंक, जी सर, 8वीं रैंक से चयनित हुए थे। और बीच में वो हमारे प्रज्ञा प्रवाह परिवार में आते रहे हैं, प्रतियोगियों को मार्गदर्शन करते रहे हैं। उनकी प्रारंभिक परीक्षा की नोट्स थी, उन्होंने जो हमारा प्रज्ञा प्रवाह परिवार का टेलीग्राम चैनल है उसमें उन्होंने सभी के लिए शेयर की है, तो आप सब लोग वहां से जुड़ करके उस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आप सब उससे लाभान्वित हो सकते हैं। और आप भी प्रसुप्त विवेक हैं, प्रसुप्त संध्या हैं, जिनको जागृत होना है। और अभी जैसे हमने संध्या के संदर्भ में कहा था कि लोग जैसे ढलते देखा तपते देखा, तो अभी भी आप तप रही हो, तो जब आपने कहा ना कि लायक नहीं हो, तो आपको अभी थोड़ा सा अगर ये भाव है तो निश्चित रूप से भाव आपको और लायक बनाता है, और हमारी संध्या लायक है और लायक बनेगी, निरंतर लायक बनती रहेगी, ताकि भविष्य में या एक जब नाम हो तो केवल ये नाम नहीं हो कि IAS के रूप में चयनित हुई, फिर भविष्य नाम हो गए सबसेट कलेक्टर के रूप में, फिर और आगे बढ़ते बढ़ते एक यात्रा को जितना बेहतर आयाम मानव जीवन में जन्म लेने से दिया जा सकता है, उनको देने की कोशिश करें। और इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।